अब देखिए मेंसुरेशन 3D हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मेंसुरेशन 3D के मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशन में पाए जाने वाले फिगर्स। 3 डायमेंशन के मतलब जिसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों एक्सिस पर विस्तार होता है उन्हें जो है आपके एक तरह से 3 डायमेंशनल फिगर्स कहा जाता है। 3D फिगर्स जिनको हम शॉर्ट में बोल देते हैं। तो 3 डायमेंशनल फिगर्स के मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है तो इसका मतलब कि कुछ लेंथ भी होगी, कुछ ब्रेथ भी होगी, कुछ उसकी मोटाई, थिकनेस भी होगी। तो ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे फिगर को जो है आपके 3D फिगर्स कहते हैं। अब 3D फिगर्स में होगा, जैसे अभी हम लोग 2D पढ़ रहे थे, तो 2D फिगर्स में जैसे हम लोग ने डिस्कस कि क्या होता है, एक तो जो है आपके क्षेत्रफल होता है और एक होता है जो है आपके एक तरह से परिधि या सरकमफ्रेंस जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर परिमाप, लेंथ ऑफ द बाउंड्री जिसका मतलब होता है। अब लेकिन 3D फिगर होगा तो उसकी कोई बाउंड्री तो है नहीं, तो उसके चारों तरफ आपके एजेस हैं, तो ऐसी कंडीशन में पेरीमीटर तो होगा नहीं। तो अब क्या होगी, उस पर 3D फिगर्स में ढेर सारी सतहें आ जाती है। तो पहली चीज क्या बनता है 3D फिगर में, वो होता है आपके सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। क्या निकालते हैं हम लोग? सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई घन है, सपोज कर लीजिए घन है, तो इसकी लेंथ भी है, कुछ इसकी ब्रेथ भी है और कुछ इसकी हाइट भी है। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीजें मौजूद हैं। इसके बाद लंबाई भी है, चौड़ाई भी कुछ है और कुछ ऊंचाई भी है। तो ऐसे फिगर्स जिनके ये तीनों चीजें होती हैं उनको 3D फिगर्स या 3 डायमेंशन के फिगर्स कहते हैं। अब क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखें तो पीछे भी कुछ सरफेसेस होंगे, तो आप देख रहे हैं यहां पर एक सरफेस है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस नीचे है, एक पीछे है और एक इधर की तरफ, 6 सतह हैं। तो 6 सतह का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं। तो ये कैसे हम अज्यूम कर सकते हैं? तो अब यहां पर आप देखेंगे तो जो 6 सतह हैं उनका अलग अलग क्षेत्रफल है और टोटल अगर हम कर दें तो उसी को सतह का क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया के नाम से जाना जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया इसको हम लोग कहने लगते हैं। अब ये सतह कई तरह का हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बेलन का केस ले लें, सिलेंडर का, तो सिलेंडर का अगर हमने केस ले लिया तो इसमें 2 तरह की सतह हो गई। एक सतह घुमावदार है और एक सतह जो है आपके लैटरल सरफेस है। एक सतह जो है आपके सपाट है, फ्लैट सरफेस है। तो ये फ्लैट सरफेस है और ये जो हो गई आपकी घुमावदार सतह। तो जो घुमावदार सतह होती है उसको कहा जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और जो ये सतह है कर्व्ड सरफेस एरिया में, इसको भी अगर हम जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? तब ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो इसलिए हर फिगर का जो है आपके एक तरह से सरफेस एरिया होगा और ये सरफेस एरिया किस पर डिपेंड करेगा? अब जैसे घन या घनाभ है तो ऐसी कंडीशन में यहां पे कोई वक्राकार भाग तो है नहीं, कर्व्ड पार्ट तो है नहीं, तो कर्व सरफेस तो होगा नहीं, तो इसमें क्या होगा? डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया। लेकिन जहां जहां घुमावदार सतह है, जैसे इसमें है, बेलन में है, या फिर जो है शंकु है, कोन, तो इसके अंदर घुमावदार सतह है, तो ये सब जो आपके फिगर होते हैं वो आपके एक तरह से कर्व सरफेस एरिया में आते हैं। तो ये जो है आपके, आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो है फिगर्स बनते हैं। और ये फिगर्स जो आपके होते हैं इस तरह के फिगर्स में 2 चीजें होती हैं, एक तो सतह का क्षेत्रफल हुआ, दूसरी चीज इन्होंने कितना स्पेस ले रखा है। जहां पर रखा जाएगा वहां तो स्पेस लेगा, सतह पर स्पेस लिया प्लस बाहर भी लिया। जैसे इस बोर्ड पर अगर हम कोई चीज रख देंगे तो बोर्ड पर तो जो सतह है बोर्ड की सतह उसको तो ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा, प्लस बाहर भी निकला रहेगा। तो अगर हम टोटल स्पेस की बात करते हैं, जितना ऑक्यूपाई किया है किसी भी फिगर ने, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वॉल्यूम। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी फिगर इज नोन एज वॉल्यूम, तो उसको वॉल्यूम कहने लगते हैं। तो इस तरह से अगर हम कहें तो किसी भी 3D फिगर में 2 तरह के आपके चीजें होती हैं, या तो सतह का क्षेत्रफल होगा और या फिर जो है आपके आयतन होगा, वॉल्यूम होगा। अब इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी जान लें।
जब हम लोग थ्योरी जान लेंगे तो अपने आप हम लोगों को सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। तो कैसे देखिए थ्योरी पार्ट क्या कहता है या किस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, उसी को हम लोग पहले देखें। देखिए जितने भी फिगर होते हैं, जितने भी टाइप के फिगर होंगे, अगर हम स्फीयर को छोड़ दें, बाकी किसी भी फिगर को अगर हम देखेंगे तो वो क्या होता है, या तो प्रिज्म होता है या पिरामिड होता है। जितने भी फिगर हैं सब प्रिज्म है, सब पिरामिड है। तो अब सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लें प्रिज्म को और पिरामिड को। प्रिज्म किसको कहेंगे और पिरामिड किसको कहेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने कहा ये बेलन है, सिलेंडर है, सिलेंडर की लेंथ ये है, लेंथ कहिए या हाइट कहिए, इसको हम कहीं से भी काटें लेंथ के अलाउंग, इसका काट का क्षेत्रफल जो निकलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, काट का क्षेत्रफल मतलब अज्यूम कर लें यहां से अगर काट दिया जाए और सामने से देखा जाए तो कैसा दिखाई पड़ेगा। तो अगर कोई भी बेलनाकार चीज है, हमने इसको यहां से काट करके और सामने से देख रहे हैं, तो सामने से जब हम देखेंगे तो क्षेत्रफल क्या रहेगा, ये रहेगा पाई आर स्क्वायर। यहां पर भी कट किया तो भी पाई आर स्क्वायर उतना ही, यहां पर कट किया तो भी पाई आर स्क्वायर, यहां पे कट किया तो भी पाई आर स्क्वायर, यहां पे कट किया तो भी पाई आर स्क्वायर। जब थ्रू आउट द लेंथ या हाइट कहीं पर भी काटने पर क्षेत्रफल उतना ही बना रहता है, एरिया उतना ही बना रहता है, तो ऐसे फिगर को क्या कहा जाता है, प्रिज्म। तो ये सब क्या होते हैं, प्रिज्म, जिसका काट का क्षेत्रफल अलोंग द लेंथ हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। ऐसे सारे फिगर जो है आपके प्रिज्म कहलाते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये जो काट का क्षेत्रफल हम देख रहे हैं वो कैसा है, वो आपके इस सर्कल के फॉर्म में भी हो सकता है, वो यहां पे स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, वो आपके ट्रायंगुलर शेप में भी हो सकता है। लेकिन जहां पर भी आप इसे कट करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका वही निकलेगा। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये चेंज कर सकता है। ये सर्कल से स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ट्रायंगल हो जाएगा, या फिर कोई भी हेक्सागन हो सकता है, तो कोई भी जो है आपके आकार हो सकता है। लेकिन कहीं से भी इसको कट करेंगे, मान लीजिए हमने यहां से कट किया तो भी इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो कट किया आपने तो एरिया आपका वही निकलेगा, वही एरिया निकलेगा जो यहां निकला। यहां से कट किया आप देखेंगे ये जो आपके एरिया है वो भी वही निकलेगा जो यहां था। तो कहीं से भी कट करेंगे एक जैसा एरिया आ रहा है। तो अब प्रिज्म के केस में क्या है कि आपके एक जैसा एरिया होता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में इसके आयतन का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा आयतन का फॉर्मूला होता है। किसी भी कोई भी आयतन को अगर आप देखेंगे, किसी भी आयतन के फिगर को देखेंगे तो उसमें फॉर्मूला क्या यूज करता है, काट का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। चाहे वो प्रिज्म हो कहें, चाहे हम बेलन कहें, चाहे वो हम घन कहें, घनाभ कहें, कुछ भी कहें, सबका जो आपके एक तरह से आयतन होगा वो क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, काट का क्षेत्रफल इंटू एच। काट का क्षेत्रफल कितना है और कितनी ऊंचाई तक है ये देख लें तो ए इंटू एच, ये आयतन हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इसका ये वॉल्यूम हो गया। अब पिरामिड किसको कहते हैं, पिरामिड हम ऐसे फिगर को कहते हैं जिसका लेंथ के अलोंग काट का क्षेत्रफल सदैव बदलता जाता है। यहां पे काट का क्षेत्रफल ये है, यहां से अगर हम इसको कट करेंगे तो काट का क्षेत्रफल ये हो गया, यहां से इसको कट करेंगे तो काट का क्षेत्रफल ये हो गया, यहां से इसको कट करेंगे काट का क्षेत्रफल ये हो गया, और यहां पे 0 हो गया। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं, जैसे जैसे लेंथ के अलोंग हम लोग चलेंगे काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलता जा रहा है। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलता जा रहा है तो इसी फिगर को क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। तो जब काट का क्षेत्रफल एक बराबर था तो प्रिज्म था, जब काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग होने लगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में पिरामिड हो जाएगा। इसमें भी वही पिरामिड में होता है। तो पिरामिड में अगर आप देखेंगे बेस कुछ भी हो सकता है, चाहे सर्कुलर हो, चाहे स्क्वायर भी हो सकता है, तो आपके इस तरह से हो जाएगा, चाहे ट्रायंगुलर भी हो सकता है,
तो भी आपके इस हाइट तक इस तरह से हो जाएगा। तो जितने भी फिगर आपके बनते हैं, बेस यहां पर कोई भी एरिया हो सकता है, कोई भी आकार हो सकता है, 2D का कोई भी आकार हो सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ जाने पर एरिया अपने आप जो होता है काट का क्षेत्रफल ये कम होता चला जाता है। तो ये आपका रिड्यूस होता चला जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनता है आयतन का, 1/3a इंटू h। जितने भी इस तरह का फिगर बनेंगे तो आयतन इसका क्या था, काट का क्षेत्रफल इंटू आपके h। तो अगर मान लीजिए बेलन है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। अगर ये वर्ग का बात हो रही है, ए है, तो हम कहेंगे ए स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। अगर ये ट्रायंगुलर पार्ट है, ए अगर है, तो हम इसको कहेंगे √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू एच। तो सिर्फ काट का क्षेत्रफल आपको देखना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ऊंचाई। और जबकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/3। 1/3 क्यों होता है, क्योंकि एक बेलन में 3 शंकु निकलते हैं। अगर हम एक बेलन ले लें तो एक बेलन को ले लें उतनी हाइट पे, और इसमें से अगर हम इसको कट करें तो ये 3 इक्वल वॉल्यूम निकलेंगे कट करने पर। तो इसलिए क्या हो जाता है, 1/3 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाता है। तो किसी भी फिगर को जब आप कट करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ये जो पूरा सरफेस है, जो आपके सरफेस निकलता है, वो 1/3 भाग हो जाता है, 1/3 एरिया हो जाता है। तो प्रिज्म में बस ये याद रखिएगा, a इंटू एच ये आयतन होता है, और पिरामिड के केस में 1/3 a इंटू एच। तो सारे पहले हम लोग प्रिज्म पढ़ लें और उसके बाद सारे पिरामिड्स को पढ़ लेंगे एक एक करके। अब आते हैं प्रिज्म पर। पहला प्रिज्म क्या है, जिसको हम पढ़ते हैं क्यूब। क्यूब क्या होता है, घन। घन क्या है, एक प्रिज्म है। क्यों प्रिज्म है, क्योंकि इसका काट का क्षेत्रफल एक बराबर है ऊपर से नीचे तक। तो इसकी भुजा अगर a है, a लंबाई चौड़ाई, और ऊंचाई भी a है, तो काट का क्षेत्रफल कितना हुआ, a स्क्वायर इंटू h ऊंचाई भी a है, a स्क्वायर इंटू a कितना हो जाएगा, a क्यूब। इसलिए इसका आयतन क्या हो जाता है, a क्यूब। 2-3 फॉर्मूले हैं, अब जल्दी फटाफट हम लोग फॉर्मूलों को देख लें, तो उसी से बेस्ड आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसको अगर हमने इसको ज्वाइन किया तो आप देखेंगे अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करने पर ये क्या है, डायगोनल। तो डायगोनल की लेंथ क्या निकलेगी, √3a। √3a कैसे निकलेगी, ये कॉर्नर अगर आप लेंगे, ये a है, ये a है, तो ये कितना हो जाएगा, ये √2a हो जाएगा। और ये a है 90 डिग्री, इसको पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ निकाल लें, तो ये लेंथ जब डायगोनल निकालेंगे तो d बराबर हो जाएगा √a का स्क्वायर प्लस √2a का होल स्क्वायर। तो डी डायगोनल क्या हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा √3a स्क्वायर। a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इसलिए √3a। ठीक है, तो इसलिए इसका डायगोनल का लेंथ क्या हो जाता है, एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर को जोड़ने वाली रेखा, तो ये डायगोनल हो जाता है √3a। और सरफेस एरिया अगर हम देखें तो घन या घनाभ के क्वेश्चन, क्योंकि देखिए फॉर्मूला आपको पता है, जब घन या घनाभ के क्वेश्चन करिए तो जिस रूम में बैठिए उसी को घन मान लीजिए, उसी को घनाभ मान लीजिए। तो जब घन मानेंगे तो आप देखिए कमरे में क्या होती है, 4 दीवारें होती हैं, एक छत होती है, एक फर्श होती। तो 4 दीवारें प्लस एक छत, एक फर्श, 6 सतह हो गई। हर सतह का क्षेत्रफल क्या है, a स्क्वायर। तो 6 सतहों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला है। तो इसलिए ये 3 फॉर्मूले आपको सिर्फ याद करने हैं घन के केस में। क्यूब के जितने क्वेश्चन होंगे अपने आप निकल आएंगे, बस ये 3 फॉर्मूले आपको क्लियर हों। अब क्योंकि ये क्या है, ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म कैसे है, ये वर्ग के आकार में है, ये वर्ग का आकार है इंटू h ऊंचाई तक, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर प्रिज्म। अब कहा गया आपके एसएससी एग्जाम में ही प्रश्न आया, एक वर्गाकार प्रिज्म है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई इतनी है। अब घन ना कह करके, क्यूब ना कह करके स्क्वायर प्रिज्म कह दीजिए।
तो प्रिज्म के नाम से डरिए नहीं, समझिए ये क्या है, स्क्वायर प्रिज्म कहलाएगा। तो ये स्क्वायर प्रिज्म क्यों, क्योंकि काट का क्षेत्रफल अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्रिज्म, काट का क्षेत्रफल अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर प्रिज्म, काट का क्षेत्रफल अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो इसलिए काट का क्षेत्रफल क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्रिज्म बन गया। तो इस तरह से स्क्वायर प्रिज्म हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसके आयतन के, काट का क्षेत्रफल और जो है आपके सतह का क्षेत्रफल सरफेस एरिया और आपका विकर्ण डायगोनल। अब देखिए नेक्स्ट फिगर जो होता है वो होता है क्यूबॉइड, घनाभ, घन है ये घनाभ है। तो घनाभ किस तरह का होता है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, लेंथ ब्रेथ हाइट, कोई भी चीज आप ले सकते हैं। ये क्या हो गया, घनाभ। अब इसमें देखिए अगर, तो अब ये h ऊंचाई है, ये जो काट का क्षेत्रफल है वो कैसा है, एक आयत के आकार का, रेक्टेंगल है ना, ये आयत के आकार का, इसलिए क्यूबॉइड को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, चाहे रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहिए और चाहे क्यूबॉइड कहिए, घनाभ कहिए, तो ये दोनों एक ही चीज है। तो अब यहां पर रेक्टेंगुलर प्रिज्म या क्यूबॉइड की बात होती है। तो अब अगर हम लोग देखें यहां पे, तो पहली चीज इसका आयतन अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच, ये है। इसके सतह का क्षेत्रफल अगर हम देखें, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में हमेशा देखिए, ध्यान रखिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स बहुत पूछा जाता है। कोई कमरा है, 4 दीवारों पर रंग लगाना है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो कोई भी कमरे में, जब जिस कमरे में आप बैठे हैं, 4 दीवार क्या है, लेंथ इंटू हाइट ये है, L इंटू एच ये है, L इंटू एच ये भी होगा, दोनों दीवारें, तो 2LH हो गया। ये क्या है, कमरे की चौड़ाई इंटू ऊंचाई, B इंटू एच का आयत ये है, ये वाली दीवार, तो B इंटू एच ये है, तो पीछे वाली दीवार भी B इंटू एच होगी, तो 2BH, तो 2LH 2BH, जिसमें से 2H कॉमन ले लें अगर हम, तो L प्लस B हो जाएगा। तो 2LH प्लस 2BH में से 2H कॉमन लेकर के हमने ये बना दिया। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा। अब 4 वॉल्स के साथ अगर हम छत और फर्श भी ले लें, तो छत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कमरे की लंबाई, कमरे की चौड़ाई, L इंटू बी, तो L इंटू बी ये है, L इंटू बी छत भी है, तो इसलिए 2LB अगर हम इसमें जोड़ दें तो 2LB 2LH 2BH, तो इसलिए ट्वाइस LB BH HL, ये फॉर्मूला हो जाता है। ये टोटल सतह का क्षेत्रफल हो जाता है, सरफेस एरिया हो जाता है, जो 6 सतह का क्षेत्रफल हो जाता है। और इसका जो विकर्ण होता है, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये कैसे आया, इसके साथ भी वही है कि अगर हम इसको, तो विकर्ण क्या होगा, यहां से इसको ज्वाइन करने वाली रेखा विकर्ण, तो यहां से यहां तक पहले इसको हम ज्वाइन करें, ये L है, ये B है, 90 डिग्री पर ये है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये क्या है, हाइट है H, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये डायगोनल निकल आएगा। तो डायगोनल कैसे निकलेगा, D बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो क्या निकल आएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर निकल आएगा, तो ये डायगोनल हो जाता है। तो इसलिए जो है आपके इसमें भी 4 ये फॉर्मूले आप याद रखें, और ये 4 फॉर्मूले अगर क्लियर हैं तो घनाभ के जितने क्वेश्चन होंगे सब कर लेंगे। तो घन क्या है, स्क्वायर प्रिज्म, काट का आकार क्या है, स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर प्रिज्म। घनाभाकार जो क्यूबॉइडल शेप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहते हैं। तो अगर प्रश्न आए एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, तो कंफ्यूज मत हो जाइए कि प्रिज्म में तो रेक्टेंगुलर पढ़ा ही नहीं है, तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म किसको कहा जाता है, क्यूबॉइड को ही कहा जाता है, तो इसलिए रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो जाता है। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में ये हम लोग
इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग यहां पे निकालते हैं। अब देखिए स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, अब यहां पे हम इसको सर्कल कर देते हैं। तो सर्कुलर प्रिज्म देख लें, जिसको क्या कहते हैं, बेलन, सिलेंडर, ये बेलन है। अगर इसकी रेडियस r है और उसकी लंबवत ऊंचाई h है, तो पहली चीज क्या आता है, पहली आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये लेंथ क्या हुई 2 पाई r इंटू कितनी लंबाई तक है, ये घुमावदार सतह कितनी लंबाई तक है, ये घुमावदार सतह h लंबाई तक है। तो 2 पाई r कितनी लंबाई तक, h। तो परिधि सरकमफ्रेंस इंटू h, ये क्या हो जाएगा, वक्राकार भाग का सतह। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसमें क्या है 2 पाई r h, एक ये है प्लस एक ये सतह है प्लस ये सतह है। तो पहले हम घुमावदार सतह जो वक्राकार है उसको लिख लें 2 पाई r h, और क्या है, ये है पाई r स्क्वायर, ये है पाई r स्क्वायर, ये सपाट सतह पाई r स्क्वायर वृत्त के आकार में, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर इसमें जोड़ दें, 2 पाई r स्क्वायर जोड़ दें। तो अब अगर हम 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, h प्लस r। बस ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है। जब आयतन की बात करेंगे तो आयतन अभी तक जैसे निकल रहा था, क्योंकि ये क्या है, ये प्रिज्म है, ये सर्कुलर प्रिज्म कहलाएगा, सर्कुलर प्रिज्म। अब प्रिज्म का आयतन निकालने का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, a इंटू एच, काट का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो काट का क्षेत्रफल क्या है, पाई r स्क्वायर इंटू एच, आयतन क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर एच। ये हो गया, तो ये आपका सिलेंडर हो जाता है, जो कि इस तरह से बनता है। अब इसी में अगर आप देखेंगे तो इसी को अगर हम खोखला कर दें तो वो खोखला पाइप हो जाएगा, हॉलो पाइप। क्या हो जाएगा, हॉलो पाइप। तो हॉलो पाइप में क्या करेंगे, जैसे आपने पढ़ा था रिंग पढ़ा था ना, आर कैपिटल आर ये है, स्मॉल आर ये है, ये क्या था, थिकनेस था टी। तो टी कैसे निकलता था, कैपिटल आर माने से स्मॉल आर। तो ये आपका एरिया कैसे निकालते थे हम लोग, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जिसमें से पाई कॉमन ले लिए तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसमें भी वही चीज है। तो अगर हम आयतन की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे तो क्या होगा, काट का क्षेत्रफल इंटू ए इंटू एच। काट का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और कितनी ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक है, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच। अब हॉलो पाइप है, खोखला पाइप है, तो इसकी एक बाहर सतह है, एक अंदर भी सतह है, दो गोलाकार सतह। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, और अंदर वाली जो वक्राकार सतह है वो कैसे निकालेंगे, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच, जिसमें 2 पाई एच कॉमन ले लीजिए, आर प्लस आर आ जाएगा। और इस वक्राकार सतह में अगर हम ये वाला सतह और ये सतह नीचे जो कि ये है जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 पाई कैपिटल आर एच जो ये दिया है, फिर 2 पाई स्मॉल आर एच बाहर वाली सतह घुमावदार, अंदर वाली घुमावदार सतह, फिर ये
जो आपके रिंग है शेप ये है और रिंग शेप नीचे है, तो प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये टोटल आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो आपको इसको रटना नहीं है, समझना है। ये वाला भाग 2 पाई आर, ये परिधि हो गई, परिधि इंटू एच, घुमावदार सतह हो गया 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, अंदर वाला 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच, फिर ये सतह क्या है, ये है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और यही सतह ये भी है, तो इसको 2 टाइम्स कर दिए तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का, जब हम खोखले पाई की बात करेंगे। तो ये सब क्या है, ये है आपके सर्कुलर प्रिज्म जिसको हम लोग कहते हैं। फिर एक होता है आपके प्रिज्म जिसको हम कहते हैं। जब हम सिर्फ प्रिज्म कहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगुलर प्रिज्म। जब हम प्रिज्म कहेंगे सिर्फ प्रिज्म, ऐसे तो प्रिज्म सभी हैं, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म को प्रिज्म कहते हैं। तो सिर्फ अगर प्रिज्म कह रहे हैं तो उसको जरूरी नहीं कि हम ट्रायंगुलर प्रिज्म कहें। प्रिज्म मतलब अंडरस्टूड है कि ये जो है आपके ट्रायंगुलर आकार है इसका, और ये कुछ फिगर इस तरह का है। ये आपका काट का क्षेत्रफल ये है, और h ऊंचाई इसकी ये है। तो इसके लिए भी आयतन क्या होगा, वॉल्यूम। अब ये त्रिभुज कैसा है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो काट का क्षेत्रफल a इंटू एच फॉर्मूला होगा, बस ये तो आपको पता ही है, प्रिज्म का फॉर्मूला ये होता है। अब एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो एक ही जगह क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अगर ए बी सी है तो ऐसे कंडीशन में एक ही जगह क्या हो जाएगा, √s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये हो जाएगा। तो काट का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, यही फॉर्मूला होता है, और इसी फॉर्मूले के बेस पर ही आपके कोई भी क्वेश्चन आप निकाल सकते। तो बस ये याद रखिए, बाकी जो भी यहां फिगर दिया रहेगा, अब हो सकता है 90 डिग्री दे दे तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे। अगर ये बेस है तो ये हाइट हो गई 90 डिग्री, अगर ये बेस है तो ये हाइट हो गई, तो हाफ बेस इंटू हाइट, इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसका क्षेत्रफल किसी भी तरह निकाला जा सकता है, एक ही जगह हाफ बेस इंटू हाइट भी हो सकता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, एक ही जगह कैपिटल, एक ही जगह। अगर तीनों अलग अलग भुजाएं हैं ए बी सी, तो विषम बाहु त्रिभुज है तो ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये तो आप 2D में पढ़ ही चुके हैं, ट्रायंगल का अलग अलग रूप जो कि आपके फॉर्मूले में देखते हैं हम लोग, तो वह उसी को अब आपको यहाँ पर लगाना है। तो ये जो है आपके मेनली जो है आपके आयतन हो जाता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म जो जिस लोग यहाँ पर बोलते हैं। और फिर वही चीज होती है कि जैसे सतह का क्षेत्रफल की बात अगर हम करें तो सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, तो पहले तो ये सतह और ये सतह आ जाएगी, और ये चाहे ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। हमने आपको बताया कि किस तरह का सतह है, तो ऊपर एक है एक नीचे। अगर हम इसको कैपिटल ए मान लें तो 2 इंटू ए, ये तो सतह हो गई। अब ए की वैल्यू क्या होगी, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये हो जाएगी, अगर ये विषम बाहु त्रिभुज है तो ये हो जाएगी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे, तो ए की वैल्यू ये हो जाती है। तो दो ऊपर की सतह प्लस ए इंटू एच, ये एक आयत हो गया, तो ए इंटू एच। अगर तीनों भुजा ए ए है तो ए इंटू एच ये भी हो जाएगा, और ए इंटू एच ये भी हो जाएगा, तो इसलिए 3AH जुड़ जाएगा। या 2 इंटू ए अगर आप देखेंगे तो ऐसी कंडीशन में अगर जो है ए बी सी अगर ये होगा तो ए इंटू एच ये हो गया आयत, बी इंटू एच ये आयत हो गया, और सी इंटू एच ये आयत हो गया। तो इसलिए इसके क्या हो जाएगा, ए इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस सी इंटू एच। तो इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, डायग्राम बनाएंगे हम लोग
और फौरन इसका सोल्यूशन करेंगे। तो डायग्राम जैसे बनता है वैसे ही आपको खुद ब खुद सोल्यूशन आ जाता है, क्योंकि ये सब फॉर्मूले क्या है 2D में पढ़ चुके हैं, ये सब 2D है, तो आपको 3D में कोई फॉर्मूला नहीं याद करना। अब देखिए 3AH कब हुआ था, जब तीनों AAA थी, तो A इंटू एच ये था, A इंटू एच ये था, A इंटू एच ये था, और जब AAA रहेगी तो ऐसी कंडीशन में कैपिटल A की वैल्यू कितनी होगी, √3/4 इंटू A स्क्वायर। A इंटू एच, B इंटू एच, C इंटू एच कब था, जब ये A B C था, तो A इंटू एच ये हो गया, B इंटू एच ये हो गया, और C इंटू एच ये हो गया। तब इसका और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, इससे, जिसके मतलब ये A की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस तरह से। तो इसी तरह से, और अगर मान लीजिए कि आपके ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस और हाइट है, और ये 90 डिग्री बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में हाफ बेस इंटू हाइट एरिया की जगह आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और ये प्रिज्म किसी भी तरह का हो सकता है, मतलब तो इसको अगर हम सिर्फ प्रिज्म कह रहे हैं तो ये अंडरस्टूड सी बात है, ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात हो रही है। ट्रायंगुलर कहा जाए या ना कहा जाए, ये अंडरस्टूड से होता है कि ये प्रिज्म है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये सब प्रिज्म का जो है आपके पार्ट होते हैं। तो अभी तक जितना भी हम लोग ने पढ़ा, जैसे क्यूब पढ़ा तो वो क्या था, स्क्वायर प्रिज्म, क्यूबॉइड पढ़ा तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म, बेलन पढ़ा, सिलेंडर पढ़ा तो सर्कुलर प्रिज्म, उसी तरह ये ट्रायंगुलर प्रिज्म को जो है आप नॉर्मल प्रिज्म कहते हैं। अब देखिए इसी तरह से अगर हम पिरामिड्स की, तो पिरामिड में सबसे पहली चीज होती है शंकु, कोन। ये शंकु क्या है, ये आपके सर्कुलर पिरामिड कहते हैं। अब देखिए अगर R ये है, H इसकी लंबवत ऊंचाई है, 90 डिग्री बनाए, और L इसकी तिर्यक ऊंचाई है, तो पहली चीज क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर क्या होता है, एक फॉर्मूला तो ये होता है। फिर इसमें दो तरह की सतह होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्राकार भाग का सतह। तो वक्राकार भाग का सतह अगर निकालेंगे तो पाई आर एल फॉर्मूला होता है, एल ये स्लांट हाइट होता है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, 1/3 A इंटू एच, तो 1/3 A इंटू एच, ए क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर, तो पाई आर स्क्वेयर टू एच, ये हो जाएगा, ये आयतन हो जाता है। ये क्या है, ये एक तरह से कोन की बात हो रही है, शंकु की बात हो रही है। तो ये शंकु अगर है सर्कुलर पिरामिड। अब इसको अगर हम कहीं से काट दें, मान लीजिए कि हमने इसको काट दिया, इसको अगर हम यहां से काट दें, ये क्या होता है, ये जो पोर्शन होता है इसको कहा जाता है छिन्नक। ये है छिन्नक, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ कोन के नाम से जाना जाता है। जैसे बाल्टी, बाल्टी किस आकार में होती है, ऐसे होती है, ऊपर कैपिटल आर, नीचे स्मॉल आर, और ये लंबवत ऊंचाई h। तो ये बाल्टी का शेप हो गया। तो बाल्टी कैसे बनी, इसको काट दिया तो ये वाला जो बचा हुआ हिस्सा हुआ ये बाल्टी हो गई। तो अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसके जो है आपके सतह, इसमें वॉल्यूम की अगर हम बात करें, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे किसी बाल्टी का आयतन निकालने को आएगा, तो बाल्टी का आयतन जब आता है तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई h/3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये फॉर्मूला कहां से आया, क्योंकि आपको पता है कि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
ये जो है ये चेंज कर रहा है 1/3 पाई h, 1/3 पाई h ये कॉमन है, चेंज कौन कर रहा है? यहां पर क्या है, यहां पे कैपिटल आर है तो इसलिए आर स्क्वायर हो गया, यहां पर स्मॉल आर है और बीच में क्या है, इन दोनों का एवरेज, कैपिटल आर इनटू स्मॉल आर। ये आया कहां से फॉर्मूला? आया इस तरह से कि अगर हम इस शंकु के फॉर्मूले में से इस शंकु को माइनस कर दें, शंकु का फॉर्मूला आपको पता ही है, इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जो बचा हुआ पार्ट होता है उसका आयतन ही आ जाता है। तो इस तरह से बड़ा डेरिवेशन है, इसका लंबा डेरिवेशन है। तो ये सिमिलैरिटी पर बेस्ड करता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा कि अगर ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है और इसको हम एच मान रहे हैं तो आपस में तीनों में रिलेशन निकाल सकते हैं आप। तो वही चीज आपके यहां पर दी हुई है। तो बाल्टी के आयतन वाला क्वेश्चन जो अगर मान लीजिए आपके आता है तो ये फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि इसी से बाल्टी के जो है आपके जितनी भी बाल्टी की आपकी कैपेसिटी पूछी जाती है, क्षमता पूछी जाती है, कितने लीटर की बाल्टी है, तो वो आप इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। तो इसलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है छिन्नक का। और जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम और भी अच्छी तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक भी इसकी बताएंगे और इसको सॉल्व करके भी बताएंगे, क्योंकि अभी देखिए अभी सिर्फ हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको क्लियर ना हो रही होंगी, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन करने लगेंगे अपने आप सब क्लियर होने लगे कैसे, जो सिर्फ आपको फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है, ये कौन सा फॉर्मूला कैसे लग रहा है और कब लग रहा है। तो इसलिए ये फ्रस्टम ऑफ कोन इस तरह से हो जाता है। अब देखिए इसको क्या कह दिया गया, कोन को सर्कुलर प्रिज्म, क्यों? क्योंकि नीचे सर्कुलर था, अगर यही चीज स्क्वायर हो जाए तो स्क्वायर प्रिज्म हो जाएगा, तो स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा। तो अब इसको भी हम लोग देख लें, जैसे हम कहें स्क्वायर पिरामिड, तो आप स्क्वायर पिरामिड बना दें, नीचे क्या रहेगा, नीचे बेस स्क्वायर रहेगा, ए ए ए ये भुजा रहेगी, ये सब 90 डिग्री रहेंगे, ऊपर हाइट है, एच इसकी लंबवत ऊंचाई है सपोज कर लीजिए। तो आयतन कैसे निकलेगा, 1/3 a इंटू एच, बस ये फॉर्मूला याद रखिए। जितने भी पिरामिड है सबका आयतन यही होता है। अब यहां पर बेस का क्षेत्रफल एरिया क्या निकल रहा है, ए स्क्वायर, इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/3 a स्क्वायर इंटू एच, ये पिरामिड हो गया। अगर बेस ट्रायंगुलर है तो भी यही फॉर्मूला लगेगा 1/3 a इंटू एच। तो बेस अगर ट्रायंगुलर है, ये हाइट अगर जो है आपके गेन कर रहा है, तो इसमें भी क्या होगा 1/3 a इंटू एच। तो इसको क्या कहेंगे, इसको ट्रायंगुलर पिरामिड, या इसी को सिंपली पिरामिड कहते हैं। अगर सिर्फ पिरामिड कह रहा है तो इसका मतलब ट्रायंगुलर है, जैसे प्रिज्म था, अगर हम सिर्फ प्रिज्म कह रहे हैं तो किसको कहा जाता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म को प्रिज्म कहते हैं। उसी तरह से अगर हम सिर्फ पिरामिड कह रहे हैं तो इसका मतलब ट्रायंगुलर प्रिज्म को जो है आपके ट्रायंगुलर पिरामिड को पिरामिड कहा जा रहा है। पिरामिड के साथ भी वही है, आयतन अगर हम निकालेंगे 1/3 इंटू ए इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है किसी भी पिरामिड का। तो अब बेस यहां पर जो है आपके देखा जाएगा, एच ऊंचाई देखी जाएगी, तो 1/3 a इंटू एच ये आपके फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, इसी का एक और रूप, अगर इसमें जितने भी एजेस हैं ये सारी एजेस अगर बराबर हो जाएं तब इसको क्या कहते हैं, तब इसे कहा जाता है चतुष्फलक। और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तब क्या होता है चतुष्फलक। तो टेट्राहेड्रन, इसका फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है। टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन किसको कहते हैं, जब बेस समबाहु त्रिभुज हो, ये भी समबाहु त्रिभुज हो, ये भी समबाहु त्रिभुज हो, तो बेस जो है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये खड़ा हुआ है, एक ट्रायंगल ये पीछे खड़ा है, एक ट्रायंगल ये खड़ा है, तो 3 ट्रायंगल खड़े हैं और एक ट्रायंगल बेस पे है। तो अगर
ऐसी कंडीशन होती है तो इसे हम टेट्राहेड्रन के नाम से जानते हैं। अब टेट्राहेड्रन का जो है आपके एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं किस तरह से बनता है। देखिए जैसे ये तो एक ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल ये और चौथा ट्रायंगल ये नीचे वाला। तो अगर सभी जो है आपके एक तरह से ट्रायंगल जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये भी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और जो बेस में है ट्रायंगल वो भी समबाहु त्रिभुज है। तो चार समबाहु त्रिभुज से मिलकर के क्या बना, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रन। तो इसको टेट्राहेड्रन के नाम से जाना जाता है। तो अब अगर हम देखें तो इस तरह के फिगर में, तो अगर सभी भुजाएं ए है तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे, इसका आयतन ए क्यूब अपॉन 6√2, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। अब आपके दिमाग में ये आया कैसे या किस तरह से फॉर्मूला, तो देखिए आया उसी तरह से 1/3 a इंटू एच से ही आया है। बस समझने वाली बात है कि कैसे आया या किस तरह से आया है। अगर आप समझना चाहते हैं तो हम समझा देते हैं यहां पे, जबकि ये विषय आपका नहीं है कि हाँ ये फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि डेरिवेशन करने थोड़ी आएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भुजा इतनी है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो a क्यूब अपॉन 6√2 कैसे निकला ये देख लें। जैसे ये है, अब देखिए a ये है, a ये है, a ये है, और अगर हम यहां पर लंब डाल दें सेंटर पे, ये हाइट h, तो यहां से यहां तक इसको हम ज्वाइन कर दें। पहली चीज, अब कॉन्सेप्ट बनाइए समबाहु त्रिभुज का। कई चीजें हैं आपको जोड़ना पड़ेगा। आपने पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज अगर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसकी लंबवत ऊंचाई h कैसे कनेक्टेड होती है, h बराबर होता है √3/2 इंटू 1, ये पढ़ा था ना। और एक चीज और पढ़ा था आपने, समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र एक जगह पर होते हैं। सभी केंद्र मतलब अंता केंद्र, परी केंद्र, है ना, लंब केंद्र और केंद्रक, तो जितने भी आपके एक ही जगह होते हैं। और केंद्रक क्या करता था, माध्यिकाओं को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता था। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 भाग, कुल कितने भाग में, 3 भाग, इंटू ये टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है, ये है √3/2 इंटू a, जिसमें आप देखेंगे 2 कैंसिल, √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो a/√3 हो जाएगा। इसके बाद अब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई, a/√3, जो कि ये है a/√3। ये a है ये, तो h निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √a² माइनस a/√3 का होल स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, √a² माइनस a²/3, जो कि 2/3 √a, ये हो गया। तो अब ये h की वैल्यू आ गई। तो अगर अब हम इसका आयतन निकालें तो हमें पता है 1/3 a इंटू h निकलता है फॉर्मूले में। तो 1/3 अगर हम आधार का क्षेत्रफल लेंगे तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या बनता है, √3/4 इंटू a² इंटू h की वैल्यू ये निकल चुकी है, √2/√3 इंटू a, जिसमें आप देखेंगे √3 एलिमिनेट हो गया, और √2 से अगर हम 4 को काटें तो 2√2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो a² इंटू a ये हो गया a³ अपॉन 3 इंटू 2 6√2, और यही फॉर्मूला हमने आपको बताया था, यही फॉर्मूला आपको याद करना है। तो टेट्राहेड्रन के केस में जिसकी सभी भुजाएं a होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको अगर पूछा जाए आयतन, तो हमेशा क्या कर दीजिए, a³ अपॉन 6√2। और अगर हम ये बात कहते हैं कि a³ अपॉन 6√2 ये तो आयतन है, अगर सतह का क्षेत्रफल कहा जाए तो एक सतह का क्षेत्रफल √3/4 इंटू a² है,
और कितनी सतह हैं? 4। 4 त्रिभुजों से मिलकर के बन रहा है, इसलिए 4 से गुणा कर दीजिए, जिसमें 4 4 आप कैंसिल कर दे तो √3a², ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका। तो टेट्राहेड्रन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे रिलेटेड खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिए, a³/6√2 के बराबर। अब देखिए इसके बाद ये है आपके एक तरह से पिरामिड हो गया, और इसमें पिरामिड का एक और प्रकार जो स्पेसिफिक प्रकार जिसमें 4 समबाहु त्रिभुज से मिलकर के टेट्राहेड्रन बना। तो टेट्राहेड्रन का हम लोग ने आकार देख लिया कैसा होता है, और इसका आयतन देख लिया कि आयतन कैसे निकलता है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम कहेंगे सरफेस एरिया, तो हर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? √3/4 × a²। और कितने समबाहु त्रिभुज हैं? 4 हैं, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, √3a² जो है आपके इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये क्या है? ये आपके प्रिज्म और पिरामिड हो जाते हैं। अब जो एक और इंपॉर्टेंट फिगर बचता है वो क्या है? एक इंपॉर्टेंट फिगर जो बचता है वो है गोला, स्फीयर। जैसे हम गोले की बात करें, R अगर त्रिज्या है और ये अगर मान लीजिए ये गोला है, 3D फिगर बॉल की तरह, तो आयतन क्या होता है? 4/3 πr³, ये इसका आयतन हो जाता है। और सतह का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 4πr²। दो फॉर्मूले इसमें होते हैं जो कि हम लोग यहां पर ध्यान देते हैं। अब अगर हॉलो स्फीयर हो गया, खोखला गोला, तो खोखले गोले में क्या होगा? एक बाहर गोला है, एक अंदर है, कैपिटल R, स्मॉल r। तो ये अंदर वाला तो दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई खोखला रबर का बॉल ले लें, तो बाहर की सतह दिखाई पड़ती, वाली दिखाई नहीं पड़ती। नारियल ले, नारियल में ब्राउन वाला बाहर दिखाई, जो क्या दिखाई पड़ता है? बाहर से नहीं दिखाई पड़ता, अंदर खाली रहता है। तो ये अंदर वाली सतह नहीं दिखाई पड़ती, तो सिर्फ हमें ये दिखाई पड़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है? ऐसी कंडीशन में अगर हम आयतन निकालते हैं तो आयतन कैसे निकालेंगे? बाहर वाले गोले में से अंदर वाला गोला माइनस कर दें, तो 4/3 πr³ में से 4/3 πr³ माइनस कर दें, यह आयतन हो जाएगा। और इसी का अगर मान लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, सरफेस एरिया की, इसका सरफेस एरिया, अब अंदर वाला तो दिख नहीं रहा है, हॉलो स्फीयर है, तो इसलिए सिर्फ बाहर वाला दिखाई पड़ेगा, तो इसलिए 4πR², ये आपके हो जाता है। लेकिन अगर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों की बात करें, आंतरिक और बाह्य दोनों की बात करें, तो आंतरिक वाला 4πr हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो है आपके हॉलो स्फीयर के लिए। अब इसी तरह से जैसे गोला है वैसे अर्धगोला होता है। अगर हम इसको आधा कर दें तो अर्धगोला बन जाएगा। अब देखिए, अर्ध को हम सेमी लिखना चाहिए, लेकिन सेमी स्फीयर लिखा नहीं जाता। क्या लिखा जाता है? हेमी स्फीयर। तो अर्धगोले को क्या लिखेंगे? तो आधे भाग को जो है कहा जाता है। लेकिन सेमी कब कहा जाता है? जब हम किसी 2D फिगर की बात करते हैं। जब 3D की बात करते हैं सेमी हेमी कन्वर्ट हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मतलब अगर गोले को हम काट दें तो कुछ इस तरह का आकार हो जाएगा। ये R है, स्मॉल r। तो जैसे फॉर एग्जांपल नींबू लिया, नींबू को हम लोग 20 से काट देते हैं, जब 20 से काट देते हैं तो नींबू ये हो जाता है। अब इसका आयतन की बात करेंगे तो पूरे गोले का आयतन कितना है? 4/3 πr²। तो 4/3 को अगर हम आधा कर दें तो कितना हो जाएगा? 2/3 πr³। ये इसका आयतन हो गया। तो
पूरे गोले का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और 4/3 पाई आर क्यूब को 2 से डिवाइड कर दें, आधा कर दें, कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसका अगर हम सतह का क्षेत्रफल निकालें तो सतह का क्षेत्रफल एक वक्राकार भाग है, वक्राकार पूरे गोले का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे गोले का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब आपने इसको आधा किया तो ये सतह और बन गई। जब नींबू को काटते हैं तो जहां से कटा है वो एक नई सतह बन जाती है ना, जहां जहां छुरी चलेगी वहां पे एक नई सतह बन तो थी नहीं, तो वो जो सतह बनी वो पाई आर स्क्वायर बन गई, इसलिए पाई आर स्क्वायर यहां जुड़ जाता है। इसलिए जो सतह का क्षेत्रफल होता है सरफेस एरिया वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो गोले पूरे गोले का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्ध गोले का कितना होता है तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा आधे गोले का, लेकिन एक सतह और बढ़ गई है इसलिए वो जुड़ जाती है पाई आर स्क्वायर, इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर बन गया। ये आपके सतह का क्षेत्रफल हो जाता है। तो ये क्या है, ये आपके हेमिस्फीयर हो गया। अब अगर हम हॉलो हेमिस्फीयर की बात करें, खोखले अर्धगोले की बात करें, तो हॉलो हेमिस्फीयर वो कैसा होगा जैसे नारियल होता है। ठीक है ना, तो हॉलो क्यों है, बीच में खोखला है, ये सतह है पूरी टोटल। ठीक है ना, तो इसलिए अब ये क्या है, ये एक तरह से ये बाहर वाली त्रिज्या कैपिटल आर, अंदर वाली स्मॉल आर, जैसे हम किस में रखते थे छल्ले में, रिंग में, तो बाहर वाली कैपिटल आर, अंदर वाली स्मॉल आर, यही सतह ऊपर से दिखाई पड़ेगी। तो इसलिए अगर हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन कैसे निकालेंगे, बाहर वाले गोले में से अंदर वाला गोला माइनस कर दें। बाहर वाला गोला 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में से 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब माइनस कर दें, क्योंकि आधे गोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, जिसमें से 2/3 पाई कॉमन ले लें तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब आ जाएगा। अब सतह के क्षेत्रफल की बात करें, सरफेस एरिया की, तो एक सतह का क्षेत्रफल बाहर है, तो पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अंदर वाले गोले का भी 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पूरा गोला होता तो क्या होता 4 पाई आर स्क्वायर, आधा कर दिया तो 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस ये सतह जो दिखाई पड़ रही है छल्ले के आकार की, इस सतह का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया सतह के क्षेत्रफल का, ये आपके फॉर्मूला बन गया कि किसी भी खोखले अर्धगोले का जो आपके एक तरह से फॉर्मूला होगा वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो जो फॉर्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये है कि आपको केवल समझना है, रटना नहीं है। अगर एक दो बार भी अगर आपने समझ लिया कि हाँ फॉर्मूले जहन में रख करके कि हाँ डायग्राम कैसे बनता है और कैसे कैसे निकाला जाता है, तो अपने आप कोई फॉर्मूले रटे नहीं जाते। अगर रटेंगे तो कभी मैथमेटिक्स आएगी नहीं। मैथमेटिक्स को सीखना है तो हमेशा फॉर्मूलों को आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ किस तरह से हम ये फॉर्मूले निकालें। तो अगर हमें ये क्लियर हो गया कि हाँ फॉर्मूले हम इस तरह से निकालेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, और एज सच कोई हम लोग कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती अगर इस तरह से अगर हम लोग पढ़ते हैं। बस ध्यान ये रहे कि कैसे हम लोग किसी भी चीज को निकालते हैं। गोले की आयतन को निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब होता है फॉर्मूला। तो जब हम हाफ करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। इसीलिए तो इसमें भी क्या है, इसमें भी हमें अगर इस गोले का खोखले गोले का निकालना है तो बाहर वाले गोले में से अंदर वाला गोला माइनस कर दें तो बचा हुआ जो आपके भाग होगा उसका आयतन आ जाएगा, तो इसका आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। और इसी तरह से जो है आपके सतह का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो एक बाहर का सतह 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर,
एक अंदर का सतह 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ये क्या है, ये जो आपके पार्ट है ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं ये छल्ले का आकार है, जो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल स्क्वायर होता है ये। तो इस तरह से सतह का क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, ये एक थ्योरी पार्ट है जो हम लोग ने पढ़ा, और इसी थ्योरी पार्ट पर बेस होता है हमारा जो है आपके सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आसान तब होते हैं जब आप एनालिसिस आसानी से कर लें, ये कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। फॉर्मूले बहुत हैं, जितने भी आपने चीजें पढ़ी ये हर चीज में अलग अलग फॉर्मूले लग रहे हैं, तो अब फॉर्मूला बैठ करके रटने तो लगेंगे नहीं कि नहीं इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। समझेंगे तो आसानी से निकलेगा। अब ये सब चीजों के फॉर्मूले क्या है, कितना आप याद करेंगे, लेकिन एक बार अगर समझ लेंगे तो आसानी से जो है आपके क्वेश्चन निकलने लगेगा कि ये 2 पाई आर स्क्वायर क्या शो कर रहा है। बाहर अगर पूरा गोला होता तो 4 पाई आर स्क्वायर होता, आधा है ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, अंदर वाला भी पूरा होता तो 4 पाई आर स्क्वायर होता, आधा है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर है। और इसके अलावा ये सतह जो छल्ले आकार की सतह है, ये छल्ले आकार की सतह ये आपके ऊपर से दिख रही है, ये भी एक सतह है, तो इसलिए इसको जोड़ दिया गया, ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो इस तरह से अगर हम देखें ये सब जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो आपके किसी भी फिगर पे बने 3D में, तो 3D के जितने फिगर होते हैं उनको आसानी से बहुत इजीली आप जो है टैकल कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन कैसे बनेंगे या किस तरह से आप क्वेश्चनों को निकालते हैं। अगर आपके पास फॉर्मूला क्लियर है तो फॉर्मूले को क्लियर रखिए, थ्योरी एक बार और जान लीजिए, पढ़ लीजिए, और उसके बाद जो है आप क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बेस हमारा क्लियर होगा। फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि हाँ ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला का जब थीम आप समझ गए कि हाँ कौन सा फॉर्मूला कैसे निकल रहा है, तो आसानी से इजिली जो है हम लोग क्वेश्चन को निकाल सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ये भी पता रहेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं। तो इसलिए थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है 3D का। अब देखिए यहां तक पढ़ने के बाद हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लें क्या चीजें हम लोग ने पढ़ी। तो जैसे कुछ जगह पे जो क्वेश्चंस अब आने लगे हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट आते थे। कैसे आते थे? घन का अगर ये भुजा दिया है तो इसका आयतन निकालिए, सतह का क्षेत्रफल निकालिए। अब लेकिन ऐसा नहीं होता, अब इस तरह नहीं देता। अगर घन की बात हो रही है, क्यूब की बात हो रही है, तो क्यूब डायरेक्ट नहीं कहेगा। तो क्यूब के लिए क्या है, हमने जैसे आपको बताया कि ये क्या है, ये आपका स्क्वायर प्रिज्म है, इसका काट का क्षेत्रफल क्या है, स्क्वायर है, तो इसलिए इसको स्क्वायर प्रिज्म कहा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहा जाता है, एक स्क्वायर प्रिज्म है, एक वर्गाकार प्रिज्म है। अब क्यूब कह देगा तो आपको सारे फॉर्मूले पता ही हैं, कहेगा स्क्वायर प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अगर इसकी प्रत्येक भुजा इतनी है। अब आप कंफ्यूज हो गए, प्रिज्म की बात आ गई, तो प्रिज्म देख करके ही घबरा गए। तो प्रिज्म है क्या, पहले ये समझिए। जिसका काट का क्षेत्रफल हमेशा एक बराबर बना रहे वही प्रिज्म होता है। अब ये स्क्वायर प्रिज्म कहलाता है। उसी तरह से जब हमने क्यूबॉइड की बात करी, घनाभ की बात करी, ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया। तो क्वेश्चन जब आता है, क्यूबॉइड नहीं आता, अब पहले क्यूबॉइड आता था, अब क्वेश्चन क्या आता है, अब क्वेश्चन आता है एक आयताकार प्रिज्म है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, तो अब उसकी सतह का क्षेत्रफल निकालिए। जबकि सीधे सीधे कह सकता था कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी, उसकी सतह का क्षेत्रफल निकालिए। तो अगर सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है, हमें पता है कि सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, ये जो है आपके फॉर्मूला हो जाता है। हम डायरेक्ट लगा देते हैं अगर कहता, लेकिन घनाभ नहीं कह रहा है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म कह रहा है। तो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस अप्रोच पर क्वेश्चन आ रहे हैं। अब रेक्टेंगुलर प्रिज्म उसने कह दिया, तो अब आपको अगर क्लियर होगा कि रेक्टेंगुलर प्रिज्म किसको कहते हैं, क्यूबॉइड को, तो बहुत आसानी से बहुत क्वेश्चन को आप निकाल लेंगे। बेलन है, सिलेंडर, अब सिलेंडर नहीं कहेगा, ये कहेगा एक वृत्ताकार प्रिज्म है, सर्कुलर प्रिज्म। क्यों? क्योंकि
इसका जो काट का क्षेत्रफल है, ये काट का क्षेत्रफल, ये क्या है, सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर जिसका क्षेत्रफल है। तो यही क्या हो जाएगा, सर्कुलर प्रिज्म हो गया। तो क्वेश्चन अब ऐसे नहीं आता कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई इतनी है, जिसकी त्रिज्या इतनी है, इसके सतह का क्षेत्रफल या वक्राकार भाग का सतह का, ये सब नहीं कहेगा। कहता है कि एक वृत्ताकार प्रिज्म है जिसकी ऊंचाई इतनी है और त्रिज्या इतनी है, उसके वक्राकार भाग के सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, टोटल सरफेस एरिया। तो अब डायरेक्ट अगर पूछ लेता तब तो आपको पता है कि सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई r इंटू एच, या फिर जो है आपके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ ले तो 2 पाई r h के साथ पाई r स्क्वायर आपने जोड़ दिया, तो इसके मतलब कि आपका ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन का अप्रोच अब डिफरेंट हो गया है। क्वेश्चन सिलेंडर का नाम नहीं लेगा, अब सर्कुलर प्रिज्म का नाम लेता है। हम लोगों को यह क्लियर होना चाहिए कि स्क्वायर प्रिज्म किसको कहते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म किसको कहते हैं, सर्कुलर प्रिज्म किसको कहते हैं, और प्रिज्म किसको कहते हैं। सिर्फ अगर प्रिज्म कह रहा है तो सिर्फ प्रिज्म कहने का मतलब क्या हुआ कि बेस क्या है, ट्रायंगुलर होना चाहिए। तो अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म को प्रिज्म कह दिया जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि स्क्वायर प्रिज्म क्या है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्या है, सर्कुलर प्रिज्म क्या है और प्रिज्म क्या है। प्रिज्म मतलब ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो बेस क्या हो सकता है, बेस इस तरह का कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कह दिया जाए हेक्सागोनल प्रिज्म, सॉरी ये तो नहीं, ये पिरामिड हो गया, गलत हमने बना दिया डायग्राम, ये है अगर प्रिज्म की बात करते हैं। अभी जैसे हमने आपको बताया था, ये क्या है प्रिज्म, तो ये क्या है, ये ट्रायंगुलर बेस, ये है ट्रायंगुलर बेस, यहां भी है, तो ये क्या हो गया, ट्रायंगुलर प्रिज्म का ये या प्रिज्म का ये, दोनों एक ही चीज है। तो ये क्या है, ये आपके प्रिज्म हो जाता है। तो इसी तरह से जितने भी आपके फिगर होते हैं, अब जैसे कहते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, तो इसके मतलब ऊपर काट का सतह हेक्सागन है, ये प्रिज्म हो गया। तो ये क्या है, ये काट का क्षेत्रफल एक समान बना रहेगा। तो हेक्सागन का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्योंकि √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये जानते हैं आप, तो इसलिए है आपके संबंधित भी क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो अगर हेक्सागोनल प्रिज्म कह रहा है तो आप इस तरह से बना लेंगे। तो इन सभी चीजों को, इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी भी आप करेंगे तो आसानी से बहुत इजीली निकाल पाएंगे। और इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, तभी आप क्वेश्चन निकाल पाएंगे। जब कहेगा पिरामिड तो इसका, जब कहेगा सर्कुलर पिरामिड, वृत्ताकार पिरामिड, तो वृत्ताकार पिरामिड के मतलब आपने बेस ये बनाया और ट्रायंगल ये बना दिया, तो ये वृत्ताकार पिरामिड हो गया जो शंकु होता है। स्क्वायर पिरामिड, नीचे स्क्वायर बनाइए, ऊपर ट्रायंगुलर बना दिए, स्क्वायर पिरामिड हो गया। तो इस तरह से बेस जो होता है उसको हेक्सागोनल पिरामिड कह रहा है, तो नीचे हेक्सागन बनाइए, ऊपर सभी जो है एजेस को जोड़ दीजिए, ये हेक्सागोनल जो है आपके पिरामिड। तो और प्रिज्म में फॉर्मूला क्या है, आयतन का a इंटू एच, पिरामिड में क्या है 1/3 a इंटू एच। बस ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखिए, जितने क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, बहुत इजीली आप वो निकाल लेते हैं।